सिर्फ इस वास्ते कि शायद आपको राज्यसभा की सीट नहीं मिली। अगर इज्जत इसी चीज को कहते हैं कि आप हमेशा से मिनिस्टर रहने चाहिए, आप हमेशा आपको ये राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, आपके राज्यसभा की सीट को बार बार आपको दोहराने पे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे होंगे पार्टी में कि बार बार इन्हीं को क्यों राज्यसभा में भेजा जाए। 20 साल से ज्यादा उनको इस पार्टी में हुए, जहां पले बड़े वो इसी पार्टी में। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका था ये कि ऐसे उम्दा लीडर जो है उन्होंने रिजिग्नेशन पेश किया? आपको चापलूसों के ही उस दायरे में गिना गया, लेकिन कभी आपको किसी ने पार्टी में ये नहीं कहा कि आप चापलूसी करते हैं। आजाद साहब वारिद दिल्ली हुए हैं, तब से उन्होंने यहाँ पे किसी भी प्रेसिडेंट को स्टेबल नहीं रहने दिया। हर हमेशा वो उसको डिस्टेबलाइज करते थे। और हमेशा से आप अगर राहुल गांधी को ये कहते हैं कि उनको चापलूसों के टोले ने घेर के रखा हुआ है, तो आपके बारे में भी यही बात थी जिस वक्त आप नौजवान थे, चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो भी फैसला हो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही लेना चाहूंगा, मैं ही करना चाहिए कि उसमें और किसी की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो बात हो सकती है। आप इन छोटी बातों पे रिजाइन करते हैं तो आपने अपने कन्विक्शन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया, आपने अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया। बीजेपी जिसके अपोजिट कर रही है, कॉन्ट्ररी कर रही है, तो आप वो फिलॉसफी छोड़ के शायद फिर उस फिलॉसफी की तरफ रागिब हुए हैं या होने वाले हैं। क्या आपने उस फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज? नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर, मैं निदा सादिक। लगातार कांग्रेस में हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। जहां हाल ही में एक टीम बनाई गई, उसके बाद आए दिन रिजिग्नेशंस देखने को मिले। कल सबसे बड़े लीडर, जो उम्दा लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी रिजिग्नेशन पेश किया। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर तारिक हमीद करा साहब है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस सब के बारे में। खुशामदीद है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सीधा सवाल, 40 साल से ज़्यादा उनको इस पार्टी में हुए, जहां पले बड़े वो इसी पार्टी में। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका था ये कि ऐसे उम्दा लीडर जो है उन्होंने रिजिग्नेशन पेश किया? देखिए, यहाँ अगर एक छोटा कारकुन भी किसी इलाके से छोड़ के जाता है तो उससे भी दिक्कतें आती हैं। तो उसके बरक्स आप खुद से कह रही हैं कि आज़ाद साहब एक कद्दावर लीडर थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन देखा ये जाना चाहिए कि उन्होंने किन हालात में और क्यों रिज़ाइन किया। आपका सवाल तो ये होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद साहब ने अपने 5 सफ़ाती रेजिग्नेशन में पहले 3.5 सफ़े जो है वो इसके लिए लिखे कि जिसको हम ये कहें कि अपनी समान हयात कांग्रेस में या उनके गांधी और नेहरू फैमिली के साथ जो ताल्लुकात थे उसके बारे में लिखी। और उसी में उन्होंने ये खुद से सारे सवालों का जवाब दिया कि मैं हमेशा से 70 की दहाई में, जिस वक्त दहाई में वो आए 1973 में, तो वो मुख्तलिफ मनसबों पे बैठे, चाहे पार्टी में हों, चाहे सरकार में हों, चाहे मिनिस्ट्रियल बर्थ्स हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, इंचार्ज हो, वो सारा खुलासा उन्होंने खुद से किया। तो उसके बावजूद ये बाद में उनका रिज़ाइन करना जो है फिर क्या माने मतलब रखता है। पिछले 1.5 पेज में उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया और वर्किंग के ऊपर उनकी कुछ बातें कही। वो कहते हैं कि 2013 में जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने उसके बाद में कंसल्टेटिव मैकेनिज्म यानी पार्टी में अंदरूनी मशावरत का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो गया। अगर उनकी ये बात सही मानी जाए तो वो तब से ही आज तक वो मशावरत का सिलसिला ख़त्म हुआ। आज वो उसको बुनियाद बना के रिज़ाइन कर रहे हैं। तो 2013 में जब उनको पता लगा कि ये यहाँ पे मशावरत नहीं होती है, आप CWC के मेंबर थे, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, आपने ये खुद से कहा कि मैं तमाम बड़े फैसलों में शामिल रहता था, तो आपने आज तक उसका इंतज़ार क्यों किया? नंबर 1। नंबर 2, आप अगर राहुल गांधी को ये कहते हैं कि उनको चापलूसों के टोले ने घेर के रखा हुआ है,
तो आपके बारे में भी यही बात थी जिस वक्त आप नौजवान थे, जिस वक्त आप संजय गांधी के, जिस वक्त आप कहते हैं कि हम उस जमाने के से कांग्रेस में हैं, तो आपके बारे में भी यही कहा जाता था, आपके बारे में यही बात हुई, आपको चापलूस का नाम दिया गया था जिस वक्त आप इंदिरा जी के साथ थे। आप जिस वक्त यानी प्राइम मिनिस्टर्स बदलते गए, आपकी लॉयल्टी भी उनके साथ साथ बदलती गई और हमेशा से आपको चापलूसों के ही उस दायरे में गिना गया। लेकिन कभी आपको किसी ने पार्टी में ये नहीं कहा कि आप चापलूसी करते हैं। ठीक है, आप चेयर के साथ जुड़े होते हैं तो वो चेयर इस वक्त गांधी के पास थी, आपको उनके साथ भी जुड़े रहना चाहिए था, सिर्फ इस वास्ते कि शायद आपको राज्यसभा की सीट नहीं मिली, शायद आपको अगर आप जनरल सेक्रेटरी थे, अब आपके पास में कोई जनरल सेक्रेटरीशिप नहीं है, या आप चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो भी फैसला हो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही लेना चाहूँगा, मैं ही करना चाहिए कि उसमें और किसी की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो बात हो सकती है। लेकिन इन सब बातों के अलावा मेरे ख्याल में ये सारी जो डिफरेंसेस हैं ये आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के नहीं है, इसके ऊपर आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर फिलॉसफी है, इसके ऊपर आपका कन्विक्शन है। तो अगर आप इन छोटी बातों पे रिजाइन करते हैं तो आपने अपने कन्विक्शन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया, आपने अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया, आपने अपनी कांग्रेस की फिलॉसफी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया। मतलब दूसरे लफ्जों में ये है कि आप जो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है सेक्युलर करेक्टर का, उसमें इंक्लूसिव करेक्टर का, उसमें प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स का, उसमें गंगा जमुना तहजीब का जो कहते हैं मिश्रण है ये, उस सब का, उसमें जो एक बाग होता है, मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, जिस सब को आज बीजेपी जिसके अपोजिट कर रही है, कॉन्ट्ररी कर रही है, तो आप वो फिलॉसफी छोड़ के शायद फिर उस फिलॉसफी की तरफ रागिब हुए हैं या होने वाले हैं। क्या आपने उस फिलॉसफी से कंप्रोमाइज कर दिया? अगर नहीं किया तो फिर ये जो बातें थीं, आप कहते हैं कि सीनियर लीडर्स को इज्जत नहीं मिलती। आप अगर इज्जत इसी चीज को कहते हैं कि आप हमेशा से मिनिस्टर रहने चाहिए, आप हमेशा आपको ये राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, आपके राज्यसभा की सीट को बार बार आपको दोहराने पे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे होंगे पार्टी में कि बार बार इन्हीं को क्यों राज्यसभा में भेजा जाए। आखिरकार ये जिस तरह से एक घर होता है, घर चलाया जाता है, उसी तरह से एक पार्टी भी चलाई जाती है। जिस तरह घर में एक ट्रांजिशन होता है, बाप के बाद उसकी औलाद आती है, उसी तरह से पार्टी में भी सीनियर्स के बाद में जूनियर्स आते हैं। एक जमाने में वो भी जूनियर थे तो उस वक्त तो उनको हर चीज होनी चाहिए थी। आज वो सीनियर हैं तो वो जूनियर्स को आगे कहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए, सीनियर्स के हाथ में ही होना चाहिए और बिलखुसूस उनके हाथ में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन को अगर तो ये आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे होता, अगर ये फिलॉसफी की बुनियाद पे होता, अगर ये इस बुनियाद पे होता कि जो यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ का जो मस्जिद मंदिर को लेके एक डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है और उस पे कांग्रेस कंप्रोमाइज कर रही है, तो इसलिए मैं जा रहा हूं, अगर उस पे उन्होंने किया होता तो शायद ये एक बड़ा रेजिग्नेशन बन सकता था, अदरवाइज नहीं। जब ही प्रेसिडेंट चुना गया, जब भी प्रेसिडेंट चुनने का टाइम आता था, तब आपके जो कांग्रेस पार्टी उसके 3 टुकड़े होते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इख्तलाफात होते थे। लेकिन जब भी कांग्रेस में प्रेसिडेंट चुना गया उसके बाद जो भी पोजीशंस दी गई थी लीडर्स को, पहले उन्होंने उससे रिजिग्नेशन किया। और आज जो कल की अगर बात करूँ तब फिर आज़ाद साहब ने हर मतलब पार्टी ही छोड़ दी। आपको नहीं लगता कि जब भी आप प्रेसिडेंट, नई टीम बनी तभी ये सब होगा? कभी चैनल जो यूट्यूब की चैनल है वो डाउन की जाती है। बिल्कुल हुआ और हमेशा होता है, लेकिन उस सब में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो सारी रुकावटें और सारी धड़ाबंदी जो होती थी वो आज़ाद साहब के ही जरिए होती थी। आप बहुत छोटी हैं, आपको
शायद पीछे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं उनका नाम भी याद नहीं होगा। आप कुरैशी साहब को लेके, कार साहब को लेके, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को लेके, आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को लेके, गुलाम अहमद मीर साहब को लेके, किसी भी प्रेसिडेंट की आप बात कर लीजिए, जब से आज़ाद साहब वारिद दिल्ली हुए हैं तब से उन्होंने यहाँ पे किसी भी प्रेसिडेंट को स्टेबल नहीं रहने दिया। हमेशा वो उसको डिस्टेबलाइज करते थे। और हमेशा से जो भी ग्रुप होता था, एक ऑफिशियल ग्रुप होता था जो प्रेसिडेंट होते थे, उसका अपोजिट ग्रुप जो होता था वो हमेशा कहलाया जाता था आज़ाद ग्रुप। तो मैं मानता हूं आपकी इस बात को कि जब जब यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया तो ये अफरा तफरी मची, और वो एक मखसूस जगह से ही हमेशा से मचती आई है। ये कांग्रेस की तारीख में अगर आप देखें, जब से कांग्रेस बनी है और जब से वारिद दिल्ली ये हुए, वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को, वहाँ पे बैठे रहने का इन्होंने हमेशा से एक एडवांटेज कहें या नाजायज़ फ़ायदा कहें, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ से किया। आप मुझे बताएं कि जब ही कल रिजिग्नेशन दिया उसके बाद जब बयान आए, फारूक साहब का बयान सामने आया कि उन्होंने कहा अगर वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इस सब के बारे में देखिए, अब फारूक साहब ने क्या सोच के उनको कहा। फारूक साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं।